हेलो 10th क्लास। इस वीडियो के अंदर ब्रो हम कवर करेंगे 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में अभी पीरियोडिक एग्जाम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आना है। ठीक है, वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इस वीडियो के अंदर हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़े न्यूमेरिकल्स, थोड़ी थ्योरी टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको आपके पीरियोडिक एग्जाम या कुछ स्कूल्स में हाफ ईयरली में भी आना है, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ऑफलाइन के अंदर तो बेटा ये वाला चैप्टर आराम से ही चलेगा, थोड़ा लेट टाइम पर। तो अभी जिन स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर आना है शॉर्ट में, बेसिकली पीरियोडिक्स वगैरह के अंदर, पीरियोडिक में, सेशनल में, जो आपके रेगुलर मंथली टेस्ट है उनके अंदर, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप लोगों की भी कोचिंग्स वगैरह पे चैप्टर अक्सर बाद में ही करवाया जाता है, पहले लाइट वगैरह चल रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। अब जरा फटाफट से सुनना भाई, बिल्कुल बेसिक, जल्दी जल्दी से। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, वो होती है दो तरह की। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले अगर हम इन दो की बात करें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है भाई? जो निंजा हथौड़ी में कियो नहीं करता था, शीशा सा अपनी बॉडी से रब करके चार्ज प्रोड्यूस कर देता था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाना दूसरे ऑब्जेक्ट से रब होने से, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे भाई आप सबने बचपन में वो करा होगा ना, स्कूल में या फिर घर पे, कॉम को बालों में रब करा और फिर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को उससे चिपका के दिखाया, देखो जी ये क्या हुआ, वो एग्जाम्पल। या फिर बैलून को बालों से रब करके आपने कहीं चिपका दिया। अब ये कैसे होता है भाई, ध्यान से सुनो। हर ऑब्जेक्ट के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही होते हैं। अब कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि हम अक्सर कभी कई जगह सर्दियों में ज्यादा होता है, किसी जगह टच करते एकदम से करंट लगता है, या एकदम से किसी से हैंडशेक करा, एकदम से आपको करंट सा लगा, झटका सा महसूस हुआ। बेटा कुछ नहीं होता, वहां पर वो कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा होता है और वो थोड़ा चार्ज हो रखा होता है, तो जैसे ही आप उसको टच करते हो वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखा देता है कि भाई मैं जिंदा हूं, आई एम ऑल्सो देयर। अब ज्यादा चार्ज जो है ना वो रबिंग से प्रोड्यूस होता है। आपने अक्सर वो मेरे ख्याल यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो रील चलते हुए देखी होगी कि दो लोग बैठे हुए हैं, एक ने भाई एक के सर पे कोई कपड़ा सा रब करा और उसने ऐसे गैस स्टोव की तरफ उंगली करी और उसमें आग लगी। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है भाई, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे लिखेंगे? चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज, या इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, कॉम और पेपर बिट्स वाला एग्जाम्पल समझा सकते हो, बैलून को बालों से रब करा और फिर उसको कहीं चिपका दिया, वो एग्जाम्पल समझा सकते हो। ठीक है, वो चीज होती है। सर्दियों में अक्सर आप जब वुलन क्लोथ चेंज कर रहे होते हैं तो वो क्रैकलिंग साउंड आता है, वो सारी चीजें। अब बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये फोकस करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं। तो इसके बारे में बस आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। अगर बाय चांस कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो जस्ट अ सेकेंड, अब ले लेना। ठीक है, अब आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? ये पूरा हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी कंडक्टर में या जब किसी सर्किट के अंदर चार्ज दौड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी सर्किट में या जब किसी कंडक्टर में, बेटा कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करते हैं। अब इंसुलेटर से थोड़ी करंट फ्लो करेगा, कल्ले प्लास्टिक से थोड़ी कर जाएगा भाई, कंडक्टर से ही करेगा ना। तो जब किसी कंडक्टर से एक चार्ज दौड़ता है ना, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो आपने बल्ब ऑन करा, जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट तार के थ्रू, तार क्या है, तार एक कंडक्टर ही तो है जो बिजली को सपोर्ट कर रही है, तार के थ्रू फ्लो करते हैं और बल्ब को जला देता है। इसी के बारे में हमने आगे पढ़ना है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए इसको, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो भाई आगे, मैंने अभी आपको बताया कि हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें पहले शुरुआती कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से देखना क्या होता है। देखो भाई, न्यू वर्ड्स है, मैं मानता हूं, एग्रीड, ठीक है, न्यू वर्ड्स है, न्यू टर्म्स है, बट यार पढ़ाई तो उसी को कहते हैं ना। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा डिनोट किया जाता है Q से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने को चार्ज कहते हैं भाई। क्योंकि देखो यार, एक थोड़ी और तुम्हें ऑफ द टॉपिक बात बता देता हूं। अगर कोई कंडक्टर में करंट नहीं चल रहा, मान लो आपने स्विच ऑफ कर रखा है या स्विच ऑन नहीं कर रहा, जो भी है, ठीक है, उस टाइम पर जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो
ये कोई कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ना अंदर ऐसे फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप चार्ज पास करते हो, या मतलब जैसे ही आप करंट ऑन करते हो, ठीक है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे उस टाइम पर भाई ये चार्जअप हो जाते हैं, उसी टाइम पर ये चार्जअप हो जाते हैं और लाइन से अरेंज हो जाते हैं और फ्लो करने लग जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये एक्चुअली चार्ज ही है जो क्या करवाता है, करंट सपोर्ट करता है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से, जैसे कई बार आपने देखा भाई, आप रियल लाइफ में बोलते हैं यार इस स्विच में चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या होता है भाई, करंट इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज। तो और चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भागना। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, ये इसकी डिनोशन है, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम्स। चार्ज को ना कूलम में मेजर करा जाता है, कूलर नहीं है बेटा वो, कूलम। 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज, 6 कूलम का चार्ज एक्सेट्रा। इसके बेटा 2 फॉर्मूले हैं, एक Q इज इक्वल टू IT बहुत ज्यादा यूज होगा, और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए Q इज इक्वल टू NE। ये एक एक टर्म हमने पढ़नी है भाई। Q होता है चार्ज, I होता है करंट अभी पढ़ेंगे, और T होता है टाइम। Q चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट MCQ है भाई, पीरियोडिक के लिए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी सारा हम आगे लिखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो पहले यहां तक की बेसिक बात समझ लो भाई, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का भागना, क्योंकि भाई वो डिवाइस वर्क तभी करेगा जब उसके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चार्ज का मतलब यही होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का भागना। अब जब किसी कंडक्टर में कुछ समय के लिए चार्ज दौड़ता है, उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट को बेटा डिनोट किया जाता है I से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। बेटा एक बात बहुत पहले सिखाई थी, दोबारा सुन लेना जिन बच्चों को नहीं पता। रेट ऑफ क्या मतलब होता है, डिवाइड कराने टाइम से। रेट ऑफ जहां लिखा मिल जाए ना आपको, उसका मतलब उसको अपने टाइम से डिवाइड कराने। तो यार क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब अगर करंट का मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मुझे चार्ज को, रेट ऑफ लिखा हुआ है ना, टाइम से डिवाइड कराना पड़ेगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। करंट को डिनोट करते हैं I से, और इसकी SI यूनिट है एम्पियर। क्यों पढ़ी भाई, एक फीमेल साइंटिस्ट थी मैरी एंड्री एम्पियर, उन्होंने करंट की डिस्कवरी करी थी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में बहुत बड़ा उनका योगदान था, तो इस वजह से उनके नाम के रिस्पेक्ट में, जैसे फोर्स पे न्यूटन लगाते हो आप, SI यूनिट, तो इसलिए इसकी SI यूनिट एम्पियर है, ठीक है। कौन सी फीमेल साइंटिस्ट थी भाई, मैरी एंड्री एम्पियर, नाम फेमस है, नाम याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। भाई लॉजिक क्या फॉर्मूले का वो भी देख लो। जब भी किसी चीज से पहले रेट ऑफ लिखा जाए, जिन बच्चों को नहीं पता अलग से नोट कर लो, कहीं पर रेट ऑफ लिखा मिल जाए, रेट ऑफ का मतलब है डिवाइड करेंगे टाइम से। किससे पहले रेट ऑफ लिखा है, चार्ज से पहले, तो चार्ज को, चार्ज यानी Q को डिवाइड करेंगे टाइम से। और अगर नहीं भाई आपने रट्टा ही मारना है तो यार इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लो, आपको पता है Q इज इक्वल टू IT होता है। तो अगर I की वैल्यू निकालने है, टाइम यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड ही तो होगा, तो ऐसे बन जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिफाइन करने को भी बहुत बार आता है एग्जाम में, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये डिफाइन करने को बहुत एग्जाम्स में आता है, इवन बोर्ड्स तक में आ जाता है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये थोड़ा ऐसा वर्ड भी है जो आपने थोड़ा सुना नहीं पहले, चार्ज सुना होगा, करंट सुना होगा रियल लाइफ में, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सुना। बेटा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, अगर अभी अभी हमने पढ़ा चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का भागना, और करंट का मतलब होता है चार्ज का दौड़ना। तो बेसिकली करंट के लिए चार्ज जरूरी है, चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स का भागना जरूरी है। बेटा ये सब चीजें एनर्जी तो लेंगी ना, मुझे बताओ, ऐसे तो नहीं यार कोई इलेक्ट्रॉन भी है वो तो अपना मस्त रेस्ट पे फैला हुआ लेटा हुआ है। जब आप करंट ऑन कर रहे हो, ऐसा क्या हो जाता है एकदम से कि यार वो मोशन में आगे भागने लग जाता है। और अब जैसे आपके यार गर्मियां चल रही है, पंखे हैं, AC है, रेफ्रिजरेटर है, भाई ये तो कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सीधा ऐसे भागने के लिए कोई तो दे रहा होगा एनर्जी। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन कितना करा उन्होंने। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ना समझाने के लिए भी ऐसे एग्जांपल लिया जाता है कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई तार है अंदर से। अब इस तार में अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को भगवाना है, मान लो किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक,
तो भाई ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, कितना वर्क डन लगेगा इसके लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बेटा ध्यान रखना, कोशिश करना इस डेफिनेशन को भी साथ के साथ लर्न कर लो, क्योंकि बाद में रहती रह जाएगी और ये पेपर में आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन लगेगा, कितना काम करना पड़ेगा एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भिजवाने तक। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, भैया आपने तो यहाँ एक कूलम ऑफ चार्ज लिखा है, तो ये अंदर ई क्यों लिखा है? तो बेटा वापस आओ ना, चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भागना, आई बात समझ? तो एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कितना वर्क डन लगेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भाई मैं एग्री करता हूं, इसको 2 बार सुनो 3 बार सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आप पे आ सकता है, कोई भी स्कूल हो, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, एक कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा। अगर मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो यहां से यहां तक इन इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अभी आपको थोड़ा सा ये रिलेट होने लग जाएगा 2 मिनट बाद। ऐसा क्यों बोला? भाई इसकी यूनिट होती है, इसको डिनोट करते हैं वी से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। बेटा अब वोल्ट्स पर तो आपने पहले सुना है ना, वोल्ट्स, वोल्टेज, ठीक है। अब सोच के देखो, जब तक आपके घर के अंदर 220 240 वोल्ट्स की वोल्टेज नहीं आएगी, आपके घर के कोई भी डिवाइस वर्क करेगा? बताओ मुझे। आपके घर के अंदर, आपके डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। आप लोगों के घर में जैसे बिजली का कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, आप बोलते हो जी 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, 250 मतलब 230 वोल्ट की बिजली आ रही है। कभी अगर वोल्टेज लो है थोड़ी सी, 180 की आ रही है, 190 की आ रही है, ठीक है। अभी जैसे रफली फॉर एग्जांपल ये स्टेबलाइजर है, इसके अंदर भी मतलब मेजर भी होता है साथ साथ, तो 214 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है। अगर 214 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है तो ये एसी वर्क कर रहा है भाई। अगर लाइट चली जाएगी, वोल्टेज नहीं आएगी, तो एसी भी कैसे चलेगा भाई? क्योंकि ये एसी भी क्या है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। वो टॉपिक है भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ना बेटा 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये देखो, एक होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये तो बेटा यही से बन रहा है फॉर्मूला कि कितना वर्क डन लगेगा, वो W क्या करने में, चार्ज फ्लो कराने में, चार्ज कूलम्स चार्ज Q, तो W अपॉन Q। एक तो ये फॉर्मूला है। बाकी न्यूमेरिकल्स जब आगे करोगे ना, यहाँ स्टार लगा रखे हैं, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब भैया R क्या होता है? बेटा अगला टॉपिक वही हम R ही पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है। तो भाई पहले एक बारी फटाफट से शॉर्ट में ये कहानी समझते हैं। अब वो तो हमारी सीक्वेंस ऐसी है कि हमने ये पढ़ा। इनिशियली ना होता क्या है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देगा, समझ लो, मैंने अभी समझने के लिए समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देगा तो करंट दौड़ेगा, और करंट दौड़ने का मतलब होता है चार्ज का दौड़ना, और चार्ज के दौड़ने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना। तो जरा ना इधर छोटे बोर्ड पे देखना भाई समझने के लिए। ये देखो, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस, इसको फिलहाल समझ लो सोर्स ऑफ एनर्जी, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको एनर्जी देगा। अब भाई अगला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कौन लाके देता है एक सर्किट में? तो भाई अगर एक छोटा सा नॉर्मल सा सर्किट है तो सेल या बैटरी, और आपके घरों में सेल या बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी तो इन्वर्टर वाली है ना, मेन आपके घर के अंदर जो बिजली है वो कौन लाके दे रहा है भाई? आपके जो मेन वोल्टेज लाइन आ रही है, जो आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है आपके घर में, जो 220 230 वोल्ट आ रही है वो। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जब अपना सोर्स ऑफ एनर्जी देगा, इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इससे आपके सॉकेट्स के अंदर, अलग अलग सर्किट्स के अंदर करंट फ्लो करेगा। और बेटा करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? चार्ज का दौड़ना। करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज के फ्लो करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहानी होती है भाई।
सीखने के लिए टर्म्स पहले चार्ज पढ़ा, फिर करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में सब आना था। बट एक्चुअल में क्या होता है भाई, सबसे पहले कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। छोटे सर्किट में सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, आपके घर के अंदर वोल्टेज लाइन है आपकी ये क्या कर रही है भाई, ये आपको सोर्स दे रही है एनर्जी का। अगर ये ऑन होगा, ये ओके है, तो करंट दौड़ेगा, और करंट दौड़ने का मतलब क्या होता है, चार्ज दौड़ेगा, और चार्ज दौड़ने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो भाई ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए कि चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना। जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं करंट। और इनको कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने के लिए, इस करंट को लेके जाने के लिए, इस चार्ज को लेके जाने के लिए, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये बात एक बार दोबारा सुनना। ये लास्ट 10 मिनट की जो वीडियो है, इसको रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम पर स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, और फिर आगे करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद भाई, क्योंकि अभी आपने सारी टर्म्स पढ़ी, पहले पढ़ा आपने चार्ज, फिर पढ़ा करंट, फिर पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन सब के ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं भाई, डिफाइन वन। अब भाई इन वाले क्वेश्चंस को 9th में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, फिजिक्स में अक्सर आते हैं भाई। डिफाइन वन कूलम, डिफाइन वन वॉट, डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन वॉट ऑफ पावर, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, डिफाइन वन जूल ऑफ एनर्जी। भाई इनको करने का एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले आप देखो वो किसकी यूनिट है, दूसरे नंबर पे उसका फॉर्मूला लिखो, तीसरे नंबर पे उनकी एसआई यूनिट्स के आगे 1 1 1 लगा दो और कहानी बना दो। जैसे कि ये देखो, ध्यान से देखना, रटने वाले बच्चे तो रट्टा मार ही लेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट सीखो, 1 कूलम। भाई इन्होंने बोला मेरे को डिफाइन करो 1 कूलम। अब कूलम क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट। तो सबसे पहले मैं चार्ज का फॉर्मूला लिखूंगा, अभी चेक करो वीडियोस थोड़ा सा रिवाइंड करके। मेन फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। अब सबसे पहले मैंने चार्ज का फॉर्मूला लिख दिया, Q इज इक्वल टू IT। उसके बाद मैंने सबकी एसआई यूनिट लिखी भाई, चार्ज की कूलम, I की करंट की एम्पियर, टाइम की सेकंड्स। इन्होंने मेरे से 1 कूलम पूछा, तो मैंने तीनों जगह 1 1 1 लगा दिया। अब मैं ऐसी सी कहानी लिख दूंगा भाई कि चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम, charge is said to be 1 coulomb when a current of 1 ampere, when a current of 1 ampere किससे फ्लो करेगा भाई, कंडक्टर से, flows through a conductor for time 1 second। दोबारा देखना भाई कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, जैसे मान लो चार्ज की यूनिट थी तो Q इज इक्वल टू IT, थोड़ा जूम इन कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, करंट की एम्पियर, टाइम की सेकेंड। 1 कूलम पूछ रहा है तो 1 1 1 लगा दो। और इसके बाद चार्ज इज सेट, ये देखो मैं यहां से कैसे बना रहा हूं, चार्ज इज सेट टू बी 1 कूलम व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड्स। इस तरीके से यही लॉजिक सीखना है तो भाई आप 1 एम्पियर में भी देख लो। अब इन्होंने हमसे मान लो पेपर में पूछा डिफाइन 1 एम्पियर। अब दिमाग दौड़ाएंगे, एम्पियर क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है। तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लिख देते हैं जी। करंट होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, लिख दिया। अच्छा, अब इनकी एसआई यूनिट लिख दो भाई, I की, करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलम्स, टाइम की सेकंड। 1 एम्पियर पूछ रहे तो 1 1 1 लगा दो। अब इसी से डेफिनेशन बनाओ भाई कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर का होगा जब अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम किसी कंडक्टर से फ्लो करे फॉर टाइम 1 सेकेंड्स। इस तरीके से भाई, और इसी तरीके से भाई पोटेंशियल डिफरेंस की अभी अभी पढ़ा था ना हमने, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा डिनोट भी V से करते हैं, इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होती है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन, ये क्या है, वर्क, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल का काम होगा। और क्या लिखते थे भाई इसमें हम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज दौड़ाने के लिए ना, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। भैया ये पॉइंट A से पॉइंट B कैसे आ गया बेटा, अभी अभी तो पढ़ा था
कि पोटेंशियल डिफरेंस में ये मान लो किसी कंडक्टर के अंदर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इससे वहां तक इलेक्ट्रॉन्स दौड़वाना यानी चार्ज फ्लो करवाने में कितना वर्क डन लगेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट जब 1 जूल का काम होएगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक पहुंचाने में। बहुत इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एक डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है भाई। तो सिंपल यार, सेल और अ बैटरी। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन में आ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपको मैंने बताया था, इसको माइंड में समझ लो लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन लाके देगा सोर्स ऑफ एनर्जी? एक सेल या बैटरी। आपके घरों में कौन लाके देते हैं? आपकी मेन वोल्टेज लाइन। एक सर्किट में सेल या फिर बैटरी। करना भाई नोट। नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका रेजिस्टेंस। यार रेजिस्टेंस को समझो लाइक योर अडेप्टर। आप लोगों के यार जो मोबाइल फोन्स है, ठीक है, उनका अडेप्टर है। आप उसकी जो मतलब टाइप बी या टाइप सी वाली यूएसबी केबल है उसको आप अपने फोन में इंसर्ट करते हो, और जो दूसरा सॉकेट है यूएसबी वाला उसको आप लगाते हो अडेप्टर में, फिर अडेप्टर को आप स्विच में लगा देते हो, राइट। अब कभी ना अगर आपके थोड़ा फोन के अडेप्टर की हालात ठीक है तो उसको पढ़ के देखो वहां ना बेटा ये सभी लिखा होगा, आई करंट, ए एम्पियर, वी वोल्ट्स। अब यह एक लॉजिक क्या है? एक नॉर्मल सी बात सोचना भाई, आपके घरों के जो नॉर्मल सॉकेट्स है, जो नॉर्मल स्विच है, उनके अंदर तो यार आपकी वोल्टेज लाइन से 220 से 240 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है। करंट अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा, करंट की टर्म्स में बोलता हूँ तो वहां से अच्छा खासा करंट आ रहा है भाई, ठीक है। अब उसी सॉकेट पे भाई आप, सॉकेट को थोड़ी पता है यार आप इसके अंदर ऑल आउट चलाओगे, मोबाइल फोन चलाओगे या हेयर ड्रायर चलाओगे या कोई और बड़ा डिवाइस चलाओगे इस सॉकेट के अंदर, ठीक है। अब आपके फोन को, क्या आपको लगता है जितना सारा करंट आपके सॉकेट से आ रहा है आपके फोन को उतने करंट की जरूरत है? नहीं ना भाई। तो अडेप्टर का काम होता है कि करंट को रोकना, सिर्फ जितने की जरूरत है उसको आगे भेजना फोन तक और बाकी के को रोक देना। इसको ना करंट को मैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में समझाता हूँ क्योंकि वोल्ट्स को आप थोड़ा इजीली समझ पाओगे। जैसे कि भाई मान लो, वोल्टेज के एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल, आपके जो घर के सॉकेट्स है, जो आपकी वोल्टेज लाइन है यार आपके घर में जो आ रही है, वो सपोर्ट करती है भाई आपको 220 वोल्ट तक दे देगी वो। क्या आपके फोन को 220 वोल्ट चाहिए? अगर आपका अडेप्टर सही हालातों में है ना भाई, तो जस्ट अभी आप अपना अडेप्टर पढ़ लो, जस्ट सेकंड में ही दिखाता हूं अडेप्टर। भाई यही होता है अडेप्टर, यही होता है ना अडेप्टर। इसके अंदर जो यहां पर आप अपना यूएसबी केबल इंसर्ट करते हो, इसको आप सॉकेट में लगाते हो और फिर अपने फोन को चार्ज करते हो। अब भाई साहब इसमें खास, लैपटॉप में भी होता है। अब इसमें खास चीज क्या है भाई? यही वो चीज है। और अगर भाई आपको नहीं यकीन तो कुछ ना करो, चार्जर आपको देसी मैं बना के दूंगा, आप इस अडेप्टर को अपने फेंक दो और प्रॉपर केबल मैं आपको लगा के दूंगा। आप एक 2 पिन प्लग को बिना अडेप्टर के सीधा सॉकेट में लगाओ और अपने फोन में लगाओ ना। फोन आपका हो गया 1 मिनट में फुल चार्ज या फट गया तो बताना फिर। अब भाई क्या होता है इस पे ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, थोड़ा चेक करो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो। कुछ टर्म्स मिल रही है, मतलब कि 100 से, मतलब मैं उल्टा पढ़ रहा हूं तो 100 से 150 वी, और ए में भी लिखा हुआ है आगे 2.5 ए यानी एम्पियर, वो 100 से 150 वी यानी वोल्ट्स। तो वोल्ट्स की भाषा में अगर मैं समझाऊं भाई इसको पढ़ के अब थोड़ा सीधा, हाँ भाई इस पे लिखा हुआ है अडेप्टर पे कि इस पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल रफली लगा लो, अगर इसके अंदर इनपुट आ रहा है 200 से 240 वोल्ट, मुझे मैंने आपको कहा कि आपके वोल्टेज लाइन से अप्रॉक्स 220 वोल्ट आते हैं, 200 से 240 वोल्ट, 200 से 240 वोल्ट आपके घर के सॉकेट्स में आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में समझो, इसके अंदर इनपुट अगर 200 से 240 वोल्ट का जाएगा, आपके फोन को नहीं चाहिए भाई 240 वोल्ट, वो आउटपुट में कितना कन्वर्ट करेगा भाई? वो इसमें से यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट से 10 वोल्ट, क्योंकि आपके फोन को यार उतने की ही आवश्यकता है। फोन में एक बैटरी ही तो है,
ठीक है, आपके फोन को आवश्यकता सिर्फ 5 से 10 वोल्ट की है, बाकी सारा ये क्या करेगा, ये अडाप्टर रोक के रखेगा, आगे मत आइयो भाई, पीछे ही रह तू, फोन के अंदर ना घुसिए वरना फोन ब्लास्ट हो जाएगा, फोन फूक जाएगा आपका, वो बात होती है। ये मैंने आपको समझाया अभी पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में। अब इसी को मैं आपको करंट की टर्म्स में समझाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में क्यों समझा दिया भाई आपको मैंने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की आपको थोड़ी फेमिलियरिटी है, आपको थोड़ा पता है कि यार वोल्टेज वाल्टेज आती है, कुछ तो होता है ऐसा था। अब इसी को मैं करंट की भाषा में समझाता हूँ। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो ये कह रहे हैं भाई, अगर आपके सॉकेट से, नॉर्मल जो आपके घर के सॉकेट होते हैं ना 5 एम्पियर तक का आता है वैसे, तो इसमें लिखा हुआ है भाई, अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 एम्पियर का करंट आएगा ना, रफली बता रहा हूं मैं, तो ये आपके चार्जर से आपके फोन तक 3 एम्पियर ही भेजेगा, बाकी 2 का आ गया उसको रोक के रखेगा, मत आ भाई आगे, क्योंकि आपके फोन को जरूरत ही नहीं है उसकी। ये रेजिस्टेंस होती है भाई। हाँ, सॉकेट से 5 एम्पियर रहा है, ये अडेप्टर है, ये अडेप्टर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, वही रेजिस्टेंस है भाई। रेजिस्टेंस वही प्रॉपर्टी होती है जो करंट को रोकती है। पढ़ लो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इज द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस अडेप्टर के अंदर ये रेजिस्टेंस ही है जो रोक के रखती है भाई, इस अडेप्टर के अंदर। और इस अडेप्टर में क्या भाई, हर एक कंडक्टर के अंदर अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। ये उसकी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है हर कंडक्टर की। इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी बिल्ट है, जिसकी वजह से वो अपोज करता है करंट को जो उससे फ्लो कर रहा है। तो पढ़ो, रेजिस्टेंस इज द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which due to which it opposes मतलब रोकता है, the amount of current flowing through it। कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है भाई जिसकी वजह से करंट रुकता है। अभी आपको दोनों केसेस के एग्जांपल से समझाया। अगर वोल्टेज से एग्जांपल समझना है तो ये रहा भाई, आपके घर की वोल्टेज लाइन जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला एग्जांपल है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर करते हैं ना, अभी पढ़ा था। तो अगर आपके घर की जो मेन सॉकेट्स है उसमें 200 से 240 वोल्ट आ रहा है इनपुट, तो आपके फोन में अडेप्टर सिर्फ 5 से 10 वोल्ट ही भेज रहा है भाई। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है भाई, आप 20 वोल्ट भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन इतना तो नहीं भेज रहा, भाई, बाकी को रोक रहा है ना। ऐसी करंट से समझो, अगर 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है तो वो 2-3 ही आगे भेज रहा है, बाकी को रोक रहा है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को बेटा रेजिस्टेंस कहते हैं, करंट को रोकना। करंट को रोकने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। The inbuilt property of a conductor due to which it opposes, रोकती है करंट को जो उससे दौड़ रहा है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, SI यूनिट बेटा ओम्स है, ये साइन होता है ओम्स का, ये ऑक्टोपस सा बनाना है आपने, ओम्स, वो जादू वाला नहीं, ओम 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 ओम, नाम इसका ओम्स है भाई। और भाई कृपया करके वो मीम मत याद दिलाना कि पेपर में पूछा हो कि भाई राइट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त ने आपको बताया ओम लिख दे, और आप भाई साहब ये लिखा है। भाई गलत नहीं है, बट नंबर नहीं मिलेंगे ना इसके, ये भी ओम है भाई, बट ये वाला ओम चलेगा या ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। फॉर्मूला बेटा इसके 2 होते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फॉर्मूले बेटा इसके 2 होते हैं, एक होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, एक होता है R इज इक्वल टू स्टाइलिश P L अपॉन, स्टाइलिश P ही तो है, एरो कहते हैं इसको बेटा। तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक है R इज इक्वल टू V अपॉन I। R का मतलब रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, ये बहुत यूज होगा। ठीक है, और भाई साहब एक बात बताऊं, थोड़ी देर पहले की अगर आपको वीडियो या अपनी कॉपी में लिख रहे थे, आपको याद हो, आपने V में एक फॉर्मूला लिखा था, V इज इक्वल टू IR। बेटा वहां से फॉर्मूला ही तो बना है, ये I को यहां भेज दो तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन N। और ये दूसरा फॉर्मूला ना बेटा न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, और ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरी का क्वेश्चन तैयार करा देते हैं जो पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, R इज इक्वल टू, ये स्टाइलिश P को कहते हैं बेटा रेजिस्टिविटी,
इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो स्टाइलिश पी है ना, इसका नाम होता है रो, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी है, उसकी डिनोशन है ये। एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार कितनी बड़ी है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार कितनी मोटी है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बेटा ये सब सीखोगे कि क्यों आपके हैवी डिवाइसेस के अंदर मोटी तार यूज करी जाती है, ठीक है, और छोटे मोटे डिवाइसेस के अंदर लंबी पतली तारें यूज करी जाती है, क्यों, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और वो इसी फॉर्मूले के दम पे बनेगा, इसी फॉर्मूले के दम पे। तो भाई इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम अगला बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। इसके बाद भाई आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक है आपके पास, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। भाई पेपर में कई बार सिंपल थ्योरी क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर लिख दोगे रेजिस्टेंस इज द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकती है। अब किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है बेटा, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 4 फैक्टर्स पर, ध्यान से समझना। और इसके बाद आपको पता लगेगा भाई आपके घरों में अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग तारें हैं, किसी की तार पतली है, किसी की तार मोटी है, किसी की तार लंबी है, किसी की तार छोटी है। क्या लॉजिक है इसका। अब पहला है भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी छोटा एल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये साइन होता है बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का। अब इसका क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता भाई, अगर इस साइन के सामने कुछ लिखा हो ना, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो लाइट पड़ रही है देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं A प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसके सामने लिख दिया कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, अगर पहली घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और अगर मैं इसी साइन के ऐसे नीचे 1 अपॉन करके लिखूं, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, A बढ़ेगा तो B घटेगा, A घटेगा तो B बढ़ेगा। तो इसी टॉपिक को जरा हम समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या है भाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी, कंडक्टर तार समझ लो भाई, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। और अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर बेटा लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। इसका सिंपल मतलब क्या है भाई कि लंबी तारों की ज्यादा रेजिस्टेंस होती है छोटी तारों से, क्योंकि लंबी तार लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। लंबी तार जो है, लॉन्ग वायर जो है, लंबाई में जो ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो लंबी तारों की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जो ब्लैक वाली लाइन लिखी हुई है ना भाई, ये 1 नंबर में काम आएगी, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है बेटा, मतलब अगला पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, कहीं लिख लो अपने पास अपने नोट्स में, यार आपके नोट्स से जो मर्जी लिखो तार की मोटाई, तार कितनी मोटी है। क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं इसको भाई, तार कितनी बार क्रॉस सेक्ट हुई है, जितनी ज्यादा बार तार क्रॉस सेक्ट होगी उतनी वो तार मोटी 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 होती जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ये देखो कैसे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन ए। 1 अपॉन का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जो थिक वायर्स होती है, थिक वायर, मोटी वायर, मतलब उसका एरिया ज्यादा है, उनकी एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। उनकी कम रेजिस्टेंस होती है पतली वायर के मुकाबले। और बेटा इसकी मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन समझा दूं ना, तो आपके जितने भी घर में अभी चेक कर लो हेवी डिवाइसेस है, माइक्रोवेव, ओवन, एसी और भी कोई हेवी डिवाइस, अगर इन सारे हेवी डिवाइसेस की तार मोटी होती है। अब भाई आपने सोचा होगा हाँ जी मोटी तार है क्योंकि मोटा डिवाइस है, इस चक्कर में महंगा डिवाइस है इसलिए मोटी तार लगा दी, पतली भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल, तो आगे से जो तार होती है जो सस्ते सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड्स में लग रखी होती है वो भी तो लगा सकते थे। तो बेटा लॉजिक है उसके पीछे, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। अगर आपके घर का कोई तगड़ा हैवी डिवाइस है, मान लो माइक्रोवेव हो गया,
एसी हो गया। बेटा इन डिवाइसेस को ना करंट चाहिए होता है ज्यादा, वो तो तुम्हें भी पता है कि इन डिवाइसेस की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, थोड़ी ज्यादा। अब करंट को रेजिस्टेंस रोकती है, रेजिस्टेंस और करंट का तो बिल्कुल वो 36 का आंकड़े वाली बात है भाई, अपोजिट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज्यादा होता है, वो सिनेरियो। अब जितने भी बेटा आपके हैवी डिवाइसेस होते हैं ना घर के, हैवी डिवाइसेस, पूरी कहानी समझना, आपके घर का जो हैवी डिवाइस है ना, कोई भी हैवी डिवाइस, उस हैवी डिवाइस को ज्यादा करंट चाहिए, नीड्स मोर करंट, उस डिवाइस को ज्यादा करंट चाहिए। बात से तो आप भी एग्री करोगे जी, हैवी डिवाइस है उसको ज्यादा करंट चाहिए। अब करंट ज्यादा चाहिए तो यार रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट को रोकती है, तो इट शुड हैव लेस रेजिस्टेंस। अब उस डिवाइस का जो तार तूर है उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। अब कम रेजिस्टेंस कब होगी, जब आप थिक वायर का प्रयोग करोगे, क्योंकि अभी अभी पढ़ा, अगर थिक वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, थिक वायर से क्या होगी, रेजिस्टेंस कम, सो मोर करंट फ्लोस, ज्यादा करंट दौड़ेगा। लॉजिक दोबारा समझो जिसको नहीं समझ आया भाई, जितने भी आपके घर के हैवी हैवी डिवाइसेस हैं, तगड़े तगड़े ज्यादा बिजली खाने वाले, उनको आपको भी पता है कि करंट रिक्वायरमेंट उनकी ज्यादा है। अब करंट रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम। तो रेजिस्टेंस कम कैसे करें भाई, तार मोटी लगा दो, उसकी सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस का तो उल्टा रिलेशन ही होता है भाई, अगर आप एरिया बढ़ाओगे, मोटाई बढ़ाओगे तार की, तो रेजिस्टेंस कम होगी। थिक वायर्स की रेजिस्टेंस कम होती है, जब रेजिस्टेंस उसकी कम होगी तो वो ज्यादा करंट को दौड़वाएगी और आपका जो टास्क है वो अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो जनरल पॉइंट है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, एलॉयज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है प्योर मेटल के मुकाबले। अब बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको एलॉय नहीं पता, तो शॉर्ट भाषा में मैं बता रहा हूँ, एलॉयज होते हैं जब आप मेटल्स की मिलावट करके कोई ऐसा सब्सटेंस बना देते हो जो पहले से ज्यादा बेटर, पहले से ज्यादा बढ़िया फीचर्स वाला होता है, उन्हीं को एलॉयज बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे पहले बेटा चलता था स्टील, स्टील पे भी जंग लग जाता था, ठीक है, उसी स्टील के अंदर थोड़ी मिलावट करके, ठीक है, थोड़ा क्रोमियम वगैरह डाल के उसका स्टेनलेस स्टील बना दिया। स्टेनलेस मतलब जिसपे स्टेन्स नहीं पड़ेंगे, जिसपे जंग नहीं लगेगा, वो एलॉय होता है, ठीक है। अब जो एलॉयज होते हैं ना, उनकी वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है प्योर मेटल के मुकाबले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये ब्लैक लाइन सी, ये किस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम। जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ना बेटा, ड्रायर, स्ट्रेटनर, हेयर कलर, कलर नहीं कर्लर, ठीक है, या फिर आपका वो हो गया प्रेस होगी, आयरन, या फिर हीटर, इवन समझ लो माइक्रोवेव, ये हीटिंग, पानी गर्म करने वाली रॉड, ये हीटिंग डिवाइसेस है, इनका काम है हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कॉपर वगैरह से इतने नहीं बनाए जाते, इनके अंदर ना इसकी नाइक्रोम, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन में अगर मैं बोलूं तो नाइक्रोम की कोई ना कोई पार्ट इसका नाइक्रोम का होता है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि नाइक्रोम है एक बहुत फेमस एलॉय, इनकी रेजिस्टेंस होती है ज्यादा। अब जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी ना, उतना ज्यादा वो करंट को रोकेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट रोकेगा। जितना ज्यादा करंट रुकेगा ना भाई, उतना वो डिवाइस रेड हॉट होता रहेगा। इमेजिन करो भाई, फॉर एग्जांपल आपका कोई यार दोस्त है भाई, वो कहीं घूमने गया हुआ है ट्रैकिंग ट्रूकिंग पे, ठीक है, अपनी सहेली के साथ, वहां पर भाई उसको बिल्कुल घने जंगलों के अंदर आगी पोटी। अब वो क्या करेगा भाई, रोकेगा ना भाई, जितना ज्यादा वो रोकता जाएगा उतना वो तपता जाएगा, रेड हॉट होता रहेगा भाई, वही सीन है। ये जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, इनका काम है, इसके एलॉयज, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टेंस होती है ज्यादा, वो करंट को ज्यादा रोकेंगे, रुक जा आगे मत जा। अब वो जब उसको ज्यादा रोकेंगे भाई, करंट आगे नहीं जाएगा, तो डिवाइस रेड हॉट हो जाएगा, और वही उसका काम था भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद भाई 4th पॉइंट, स्क्रीनशॉट लो पहले, जूम इन कर लेना भाई। फोर्थ पॉइंट, जूम इन करना बेटा, टेम्परेचर।
ये एक नंबर का इजर्शन रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे जो लिखा हुआ है। अब टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो प्योर मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। प्योर मेटल की रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्योर मेटल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो प्योर मेटल की रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर से घंटा फर्क नहीं पड़ता एलॉयज की रेजिस्टेंस पे। एलॉयज की रेजिस्टेंस पे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, क्योंकि यार एलॉयज ऑलरेडी मिलावट है, एलॉयज आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, तो टेम्परेचर बदल लेने से एलॉयज की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ प्योर मेटल्स की रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपका एक थ्योरी टॉपिक है, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। इसके बाद भाई एक और टॉपिक जो पिछले कुछ सालों में इंपॉर्टेंट देखा गया है, ठीक है, टॉपिक है बेटा रेजिस्टिविटी। अभी क्या पढ़ा था फिर, वो रेजिस्टेंस थी भाई, रेजिस्टिविटी इसका नाम है। अब भाई टॉपिक समझने से पहले ध्यान से देख लो यार, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट को रोकती है। मुझे बताओ क्या जितनी इंटेंसिटी से कॉपर करंट को रोकता होगा, क्या उतनी ही इंटेंसिटी से सिल्वर भी रोकता होगा? हाँ या ना? क्या जितनी इंटेंसिटी से एल्यूमिनियम रोकता होगा किसी करंट को, क्या उतनी ही इंटेंसिटी से कॉपर रोकता होगा? या फिर क्या जितनी इंटेंसिटी से नाइक्रोम एक रेजिस्टेंस देता होगा, नाइक्रोम किसी करंट को रोकता होगा, क्या उतनी इंटेंसिटी की रेजिस्टेंस कॉपर दे पाएगा? नहीं ना। उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टिविटी क्या है भाई? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर। भाई हर मटेरियल की अपनी खुद की एक रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी खुद की एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कंडक्टर की अपनी खुद की रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टिविटी को बेटा डिनोट करते हैं स्टाइलिश पी से। स्टाइलिश पी का नाम होता है रो। ऐसा यूनिट है ओम्स मीटर, ओम्स रेजिस्टेंस की और कितने मीटर की बता रहे हैं, इसलिए ओम्स मीटर। फॉर्मूला ये कहां से बना भाई? एक फॉर्मूला याद रख लो, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ये फॉर्मूला जो चलेगा बहुत ज्यादा, इसी को घुमा फिरा के आप बाकी भी बना सकते हो। जूम इन कर लेना। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये A डिवाइड में आवाज आके क्या होएगा? मल्टीप्लाई, ये L मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होएगा? डिवाइड। तो R इंटू A अपॉन L क्या बनेगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये ऐसे ही बने भाई। और ये दोबारा सुनो भाई, हर मटेरियल की अपनी खुद की रेजिस्टिविटी होती है। जैसे कुछ एक डेटा भी लिखा है, सिल्वर 1.60 into 10 की पावर -8, सिल्वर की ये रेजिस्टेंस है पर्टिकुलरली। कॉपर की तो अलग है ना, एल्यूमिनियम की तो और अलग है ना, नाइक्रोम की तो अलग है ना भाई। और अब पता लगा क्यों अगर आप गर्मियों के सीजन में एसी खरीद रहे हो और आप एल्यूमिनियम वाला खरीदते हो, तो वो आप एल्यूमिनियम फिटिंग वाला खरीदते हो, एल्यूमिनियम की वायरिंग वाला, तो वो सस्ता पड़ता है। लेकिन कॉपर वायरिंग लेते हो तो महंगा पड़ता है। कॉपर महंगा है, ठीक है भाई, ओके मान लिया भाई। एक्चुअली लॉजिक क्या है उसका, बिजली से रिलेशन में क्या लॉजिक है? कभी किसी बिजली वाले से पूछ के देखना कि भैया कॉपर की वायरिंग कराए या एल्यूमिनियम की? कॉपर जी कॉपर। कॉपर का बेनिफिट क्या है? अभी के लिए तो आपको थोड़ा खर्चा लगेगा, थोड़ा ज्यादा महंगा है क्योंकि कॉपर, बट लॉन्ग रन में वो आपको बेनिफिट ही देगा भाई, वो बिजली कम खाएगा। क्योंकि कंपेयर कर लो ना कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस को। एल्यूमिनियम की 2.63 into 10 की पावर -8 है, कॉपर की 1.62 into 10 की पावर -8 है। एल्यूमिनियम ज्यादा करंट रोकेगा, उससे आपकी बिजली का बिल ज्यादा आएगा, ठीक है। कॉपर कंपैरेटिवली आपकी बिजली का बिल भी कम करवाएगा, क्योंकि वो करंट को ज्यादा बहने देगा, कम रोकेगा थोड़ा एल्यूमिनियम के मुकाबले। और सिल्वर तो होता ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट सिल्वर वायरिंग बेटा लगवा ले उतनी औकात नहीं है ना किसी की, वो चीज। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आने लग गए पेपर में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। बेटा 10 बार पढ़ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड है, वो तो है ही हॉट टॉपिक, या रेजिस्टिविटी आया है। कहीं आपसे पूछा हो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, आप रेजिस्टेंस के 4 पॉइंट लिख दो, या रेजिस्टेंस के पूछे आप इसके 2 लिख दो। बेटा रेजिस्टेंस के 4 पॉइंट थे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी के सिर्फ आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी सिर्फ इन 2 चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ से और एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको प्रूफ भी करवा सकता हूँ बात एग्जांपल के तौर पे। भाई फॉर एग्जांपल
तार कोई आसपास पड़ी होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको जस्ट भाई। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक तार है, ठीक है, ये पड़ोसी से ही चुराई है। अब मान लो भाई फॉर एग्जाम्पल ये तार है, तार, ठीक है, ये बनी हुई है भाई कॉपर वायर है। वैसे तो ये बाहर कोटिंग प्लास्टिक की है, वरना बेटा झटका लग जाएगा। ये देखो अंदर से खोल रखी है मैंने। कैमरे पे जूम इन करो, अंदर क्या है इसके, कॉपर। ये देखो क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है। अब ये जो तार है ये कॉपर की बनी हुई है, ठीक है भाई, तार की। मुझे एक बार बताओ, बड़ी कॉमन सेंस की बात लगाना, अगर मैं इस तार को खींचूं या डबल कर दूं, क्या ये कॉपर से एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस देने लग जाएगा? वाह जी वाह, क्या लॉजिक लगा है। नहीं ना, दोबारा सुनना भाई। अगर मैं इस तार को थोड़ा लंबा कर दूं और ज्यादा, थोड़ा इसमें चेंजेस कर देते हैं, इस तार को थोड़ा लंबा कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताओ क्या इस तार को अगर मैं लंबा कर दूंगा थोड़ा, तो क्या ये कॉपर की जगह मुझे सिल्वर की रेजिस्टेंस देने लग जाएगा? फिर तो भाई आप लोग सस्ते वाला आईसी लो एल्यूमिनियम का और उसको लंबा करके लगा दो, कॉपर की रेजिस्टेंस वो दे देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर अगर मैं इस तार को थोड़ा मोटा कर दूं, यानी कि इसको डबल करके लगाऊं, ऐसे डबल, सोचो ना, अंदर से तार को ऐसे मोटा कर दिया, थोड़ा ओवरलैप करी, तार थोड़ी मोटी होगी। तो यार अगर ये तार मैंने थोड़ी मोटी कर दी है, तो क्या ये जो तार है ये मेरे को नाइक्रोम की रेजिस्टेंस दे देगी या एल्यूमिनियम की दे देगी? कॉपर ही रहेगा ना भाई। अब वही बात है, कॉपर तो है ही, जितनी रेजिस्टेंस इसकी है उतनी रहेगी ना। इसको मोड़ने तोड़ने से, लंबा चौड़ा करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आता है अक्सर। अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। एक तार है, उसको खींचा या हाफ कर दिया, या तो क्वेश्चन होगा आधा कर दिया काट के, ओवरलैप करके, या फिर उसको लंबा कर दिया। तो मुझे बताओ क्या उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी? हाँ भाई होगी। क्यों होगी? अभी आप कह रहे नहीं होगी बेटा, रेजिस्टिविटी नहीं होगी, रेजिस्टेंस तो होगी ना। अभी आपने पढ़ा फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अभी आपने पढ़ा कि फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस में तो लेंथ ऑफ कंडक्टर आता है, तो यस रेजिस्टेंस बदलेगी, रेजिस्टिविटी बदलेगी? नो भाई, खींचो तोड़ो मोड़ो जो मर्जी करो, कॉपर ही रहेगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो भाई यहां तक का जो काम आपने करा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले बेस बनाने के लिए आपका। तो ये जो 47 मिनट्स अप्रॉक्स 48 मिनट्स की जो आपकी वीडियो है, इसको एक बार दोबारा देखना, एक एक कंसेप्ट अपनी नोटबुक में रजिस्टर में नोट करो। इसके बाद इसका एक पार्ट 2 आएगा आपके पास। उस पार्ट 2 में आगे का काम होगा भाई, जैसे कि वो आगे का न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा कि भाई सी कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, रेजिस्टेंस को कैसे सॉर्ट करना है, कौन सीरीज में करंट सेम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में कौन सेम होता है कौन डिफरेंट होता है, बिजली का बिल कैसे निकालते हैं वगैरह कुछ आएगा भाई आगे, ठीक है। तो इसका अभी कम से कम इसके टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे ऐसे शॉर्ट वाले भी, क्योंकि यार चैप्टर कायदे से देखिए 20-25 दिन का चैप्टर है ये। तो अभी आपका ये वाले पार्ट के अंदर इतना ही, इसके बाद एक दूसरा पार्ट आप पे अपलोड हो रहा है, आपने वो सारे देखने हैं, ठीक है जी, दैट्स ऑल।